और जो प्रोडक्ट बनता है उसकी एंथैल्पी बढ़ जाती है। तो मैं आपको ओवरऑल चेंजेस लिखवा रहा हूँ, एंडोथर्मिक में केमिकल चेंजेस भी हैं, फिजिकल दोनों हैं। बेटा ये जो एंडोथर्मिक चेंजेस हैं इनके अंदर केमिकल चेंज भी लिखवा रहा हूँ, फिजिकल चेंज भी लिखवा रहा हूँ। पहले है एवापोरेशन। मतलब गैस, लिक्विड टू गैस। बेटा एवापोरेशन में जो लिक्विड होगा वो गैस में तब्दील होगा। कोई भी लिक्विड हो, कोई भी लिक्विड हो, अल्कोहल हो, एसीटोन हो, बेंजीन, वाटर, कोई भी लिक्विड अगर गैस में तब्दील होता है उसको हम कहते हैं एवापोरेशन। देखो H2O लिक्विड में है, किस में तब्दील हो गया, H2O गैस बन गया, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव की होगी। सॉलिड होगा वो लिक्विड में तब्दील होगा, सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो जाएगा, जिसको कहते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब है सॉलिड का लिक्विड में तब्दील होना, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना। देखो H2O सॉलिड में है, ये H2O लिक्विड बन गया, उस हीट को क्या कहेंगे हम, हीट ऑफ फ्यूजन। इंडोथर्मिक है बेटा, फ्यूजन इंडोथर्मिक है, सॉलिड लिक्विड में तब्दील होगा। फ्यूजन में भी क्या होगा कि जब हम सॉलिड को हीट देते हैं तो सॉलिड में होती है वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ जाती है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, मोबाइल बन जाते हैं और इजीली मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, और एक तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, डिसऑर्डर्स बढ़ेगी। ठीक है, और ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, डेल्टा एच प्लस की होगी। अच्छा, उसके बाद है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्टली गैस में तब्दील होगा। सॉलिड डायरेक्ट गैस में तब्दील होता है। अच्छा, सब्लिमेशन किस किस के अंदर होती है, आयोडीन के अंदर, नेफ्थलीन के अंदर। बेटा आयोडीन, इसमें होगा, नेफ्थलीन में सब्लिमेशन होती है C10H8। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं ड्राई आइस, इनके मॉलिक्यूल्स में वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। आइस के अंदर, सॉरी, आयोडीन के अंदर भी वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, और नेफ्थलीन के अंदर भी। ये सभी नॉन पोलर हैं, तो इनके सब के अंदर जो होती है डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, जो उनके मॉलिक्यूल्स को जकड़ के रखती हैं। तो I2 सॉलिड में है, जब ये I2 गैस में तब्दील होगा, ठीक, तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और उस डेल्टा एच को क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। ठीक है, और ये डेल्टा एच के लिए प्लस की होती है। ये चेंज इंडोथर्मिक है, ये चेंज बेटा इंडोथर्मिक चेंज होती है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इंडोथर्मिक चेंज है, क्योंकि जब भी किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएंगे आप लोग, जब किसी गैसेस एटम में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं
डिस्चार्ज ट्यूब में से या जो क्रोक्स ट्यूब है उसमें से गैस में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो गैस आयोनाइज होती है, तो उस गैस को आयोनाइज करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, उसी एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये एंडोथर्मिक चेंज होगी। ये जो प्रोसेस सारे बोल पा रहा हूँ ये ऑलवेज एंडोथर्मिक है, इनमें कोई भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है, ये सारे एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। सोडियम है, गैस वाले फॉर्म में है, सोडियम आयन में तब्दील हो गया, गैसेस आयन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, डेल्टा एच के लिए प्लस की होगी 495 या 496 इसकी वैल्यू है। या कोई मेटल है गैस वाले फॉर्म में है, उसको हम आयोनाइज कर देते हैं तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, प्लस की होगी। फिर फर्स्ट आईपी, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अगर सॉलिड में से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो बेटा दो एनर्जीज यूज होंगी। अगर कोई सॉलिड है, ठीक है, और उसको गैस में तब्दील करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन भी लूज करते हैं इसमें से, और वो गैसेस आयन भी बन जाएगा, तो इसका मतलब इसके अंदर दो एनर्जीज यूज होंगी। एक तो सब्लिमेशन है, इसकी पहले सब्लिमेशन करनी पड़ेगी, ये सॉलिड में था, इसको पहले गैस में तब्दील करना पड़ेगा। देखो ये सॉलिड है, अगर इसको हम कहेंगे तो ये इसका सम है, ये सॉलिड में, ये पहले गैस में तब्दील होगा। इस डेल्टा एच को क्या कहेंगे हम, सब्लिमेशन, या डेल्टा एच को कहते हैं एटमाइजेशन। सब्लिमेशन भी कहते हैं एटमाइजेशन, क्योंकि एटम को अलग अलग करना है, सब एटम को क्या करना है, सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। ये जो सॉलिड में जकड़े हुए एटम्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, एटमाइजेशन या सब्लिमेशन हुई है। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, तो ये क्या हो गया, डेल्टा एच, जिसको हम क्या कहते हैं, आईपी कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये क्या होगा, सम होगा, इसमें एनर्जी सम होगी, किसकी, डेल्टा एच एटमाइजेशन प्लस आईपी, ये दो का सम है। इसमें पहले एटमाइजेशन होगी या सब्लिमेशन होगी, उसके बाद आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी। अगर इस तरह की कोई क्वेश्चन आपको देकर पूछा जाए कि भाई सॉलिड फॉर्म में, एम सॉलिड में है और गैस में तब्दील हो गया, तो इनको भी हमने सम करना है, इनको भी क्या करना है, हमने सम करेंगे। ये स्टेप वन और ये स्टेप टू, इनको आप सम करेंगे तो ये इसके अंदर कैंसिल हो जाएगा, ये इसके अंदर कैंसिल हो गया, ये इसके अंदर कैंसिल हो गया, और फाइनली क्या हो गया, एम सॉलिड एम आइन बन गया, गैसेस आइन बन गया, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसका मतलब इसके अंदर दो स्टेप्स सम हुए हैं। डेल्टा एच भी क्या होगा, सम होगा। किसका सम होगा, एक तो डेल्टा एच एटमाइजेशन या सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच जो आईपी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसकी एनर्जी है, इन दोनों का सम हो गया। तो अगर इस तरह की चीजें दी जाए तो कम से कम आपको इसके कंसेप्ट का बेटा पता होना चाहिए कि इसका कंसेप्ट क्या है। अगर कोई भी सॉलिड एलिमेंट आयोनाइज हो जाता है तो इसका मतलब है इसके अंदर दो एनर्जीज मतलब इसमें इस्तेमाल हुई है। एक तो पहले इसको एटमाइजेशन, एटम में तब्दील करना पड़ेगा, जो सॉलिड था उसको गैस में तब्दील करना पड़ेगा, सब्लिमेट करना पड़ेगा, या उसकी एटमाइजेशन होगी, उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये एंडोथर्मिक चेंज है। उसके बाद एटमाइजेशन जो कल हम पढ़ रहे थे, अभी मैं आपको बता रहा था, एटमाइजेशन का मतलब है मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करना एटम के अंदर, मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करके एटम बनाना। एटमाइजेशन, अब देखो क्लोरीन का हाफ मोल है, हाफ मोल क्लोरीन का है। जब इसको डिसोसिएट करेंगे हम, हाफ मोल क्लोरीन गैस का है,
गैस, इससे क्या बन गया, क्लोरीन का 1 एटम बन गया, और डेल्टा एच को हम क्या कहेंगे, एटमाइजेशन, और ये हमेशा प्लस की होगी। इंडोथर्मिक चेंज है, या हाफ मोल हाइड्रोजन गैस का है, बांड को हम ब्रेक करेंगे, एटमाइजेशन में जो मालिक्यूल है उसका बांड को तोड़ा जाता है, एटम बन जाता है, और एटम का भी 1 मोल बनना चाहिए, एटम का 1 मोल, इसका मतलब है मालिक्यूल को एटम में डिसोसिएट करना। इसको डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं आप लोग, कि भाई मालिक्यूल डिसोसिएट हो गया, एटमाइजेशन भी कह सकते हैं, या इसको कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब मालिक्यूल को डिसोसिएट करना एटम के अंदर। ठीक है, तो ये एटमाइजेशन हो गया, और एटमाइजेशन हमेशा इंडोथर्मिक चेंज होती है, मालिक्यूल को जब डिसोसिएट करते हैं एटम के अंदर, तो ये चेंज इंडोथर्मिक होगी। अच्छा, उसके बाद है डिकम्पोजिशन। बेटा डिकम्पोजिशन, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड फॉर्म में है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में है ये, उसको हम हीट देकर डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, इसको हम हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा सॉलिड में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसको क्या कहते हैं, हीट ऑफ डिकम्पोजिशन। इस हीट को क्या कहेंगे हम, हीट ऑफ डिकम्पोजिशन का मतलब डिकम्पोज करना, उसको तोड़ देना। पोटाशियम क्लोरेट है सॉलिड में, इसको डिकम्पोज करेंगे, ये निशानी हीट की है कि हीट देकर डिकम्पोज कर रहे हैं इसको। ऑक्सीजन गैस बन गई, तो ये भी डिकम्पोजिशन है बेटा, डिकम्पोज करना, कंपाउंड को डिकम्पोज करना। फोटोसिंथेसिस, ये भी इंडोथर्मिक चेंज है। देखो, फोटो का मतलब फोटॉन्स, सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर। फोटॉन्स के जरिए जो प्लांट्स हैं वो फूड को प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, और प्लस वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और प्लस वाटर, ये मिलकर क्या बनाते हैं, C6H12O6, ग्लूकोज बना रहे हैं। और प्लस ऑक्सीजन, और डेल्टा एच के लिए क्या होगी, पॉजिटिव होगी, चेंज इंडोथर्मिक होगी, ये चेंज भी इंडोथर्मिक है। ठीक है, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो होते हैं सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और बनाते हैं ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन, तो ये इंडोथर्मिक चेंजेस हैं। इनमें हीट हीट एब्जॉर्ब होती है, ये जितनी भी चेंजेस मैंने बेटा लिखवाई हैं आपको, इनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। अब आते हैं एक्सोथर्मिक। हीट रिलीज, डेल्टा एच नेगेटिव, बेटा हीट रिलीज होगी, डेल्टा एच के लिए नेगेटिव होगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक चेंजेस के अंदर। अब एक्सोथर्मिक में जो फ्रीजिंग है एक्सोथर्मिक है बेटा, फ्रीजिंग
लिक्विड चेंज टू सॉलिड, लिक्विड जो होता है वो चेंज होता है सॉलिड के अंदर। अब H2O लिक्विड है, वाटर, और H2 सॉलिड बन गया, से आइस बन गया। नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो जो फ्रीजिंग है एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब नहीं कि वाटर की फ्रीजिंग, कोई भी लिक्विड फ्रीज होता है तो हीट रिलीज करता है वो, क्योंकि लिक्विड की हीट काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। वो क्या करता है, हीट को रिलीज करता है और काइनेटिक एनर्जी को कम कर देता है। वो वेलोसिटी को भी कम कर देता है, मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं, अट्रैक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हीट रिलीज हो जाती है, मोशन भी सीज हो जाती है उसकी। अच्छा, फ्रीजिंग के अलावा कंडेंसेशन बेटा एक्सोथर्मिक चेंज है। कंडेंसेशन में गैस चेंज इनटू लिक्विड, जो गैस होगी लिक्विड में तब्दील हो जाती है। कंडेंसेशन का मतलब है गैस का लिक्विड में तब्दील होना, गैस का लिक्विड में तब्दील होना। अब H2O वेपर से ये इससे क्या बन गया, H2O लिक्विड बन जाएगा और डेल्टा H के लिए नेगेटिव होगी। एक्सोथर्मिक चेंज है ये, हीट रिलीज होगी इसके अंदर। इसका मतलब है जब भी जो वेपर्स हैं वो कंडेंस होते हैं, लिक्विड में तब्दील होते हैं, पानी में तब्दील हो जाते हैं, वो अगर पानी के बुखार आते हैं, ठीक है, या कोई और लिक्विड, कोई गैस अगर वो लिक्विड में तब्दील हो जाती है तो हीट को क्या करेगी, रिलीज करेगी। और हीट रिलीज होगी, इसके साथ एंट्रोपी जो होगी वो डिक्रीज होगी इसकी, क्योंकि फ्री मूवमेंट कम हो जाएगी और डिफ्यूजन भी कम हो जाएगी इसकी। नंबर 3, डिपोजिशन। बेटा डिपोजिशन में क्या होता है, गैस डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड। गैस जो होती है वो डिपॉजिट हो जाती है, गैस डायरेक्टली सॉलिड में तब्दील हो जाती है। ये सब्लिमेशन का अपोज्ड है, जो डिपोजिशन है ये सब्लिमेशन का अपोज्ड होता है। जैसे आयोडीन गैस में है, I2 सॉलिड बन जाएगा और डेल्टा H के लिए निगेटिव होगी डिपोजिशन। अच्छा, इसके अलावा जो लेट्स एनर्जी है, अच्छा ये भी एक्सोथर्मिक चेंज है, क्योंकि 1 मोल केटाइन का होगा और 1 मोल एनाइन का होगा, ये मिलकर क्या बनाएंगे, एमएक्स सॉलिड बना लेंगे और डेल्टा H के लिए नेगेटिव होगी, रिलीज होगी एनर्जी। अब देखो, 1 मोल केटाइन का, 1 मोल एनाइन का, 1 मोल पॉजिटिव आयन और 1 मोल नेगेटिव आयन का मिलकर क्या बनाते हैं, 1 मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड बना लेते हैं। और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एनर्जी को हम कहते हैं लेट्स एनर्जी। तो अब देखो, 1 मोल सोडियम आयन का है, 1 मोल क्लोराइड आयन का है, दोनों गैसेस आयन्स हैं, मिलकर उन्होंने क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड सॉलिड बना लिया है। और डेल्टा H की वैल्यू जो इसकी है 788 है, नेगेटिव वैल्यू है, और इसकी वैल्यू है 788 किलो जूल लेट्स एनर्जी। और एक्सोथर्मिक चेंज है। अच्छा, कंबस्शन भी एक्सोथर्मिक है बेटा। कंबस्शन
अगर कोई कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ जलता है बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और उसके साथ हीट रिलीज भी करेगा, उसको कहते हैं कंबस्शन। सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, तो ये कंबस्शन है। कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी कंबस्शन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट ऑफ फॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो बनना है वो एक्सोथर्मिक चेंज है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर वाटर बन जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस का एक मोल, ऑक्सीजन गैस का हाफ मोल मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O लिक्विड बना रहे हैं। ये भी नेगेटिव है, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है। अच्छा, मीथेन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जो कंबशन की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, मतलब डेल्टा H के लिए नेगेटिव होगी। एक्सोथर्मिक चेंज है ये, ठीक है। तो कंबशन एक्सोथर्मिक, अगर कोई रिएक्शन कंबशन आपको दिया जाता है तो वो एक्सोथर्मिक चेंज होगा। अच्छा, इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल प्लस 3O2 एरो 2CO2 और प्लस 3H2O। डेल्टा H के लिए नेगेटिव होगी, एक्सोथर्मिक चेंज होगी ये कंबशन। रेस्पायरेशन एक्सोथर्मिक है। रेस्पायरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि ग्लूकोज की कंबशन होती है सेल्स के अंदर। जो बॉडी के सेल्स हैं वहां ग्लूकोज की सिल्लो कंबशन होती है। C6H12O6 ग्लूकोज है ये। उसकी कंबशन होगी ऑक्सीजन के साथ, बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस H2O, और डेल्टा H के लिए नेगेटिव होगी। एक्सोथर्मिक है, रेस्पायरेशन भी, हीट रिलीज होती है, ग्लूकोज की स्लो कंबशन होती है। अच्छा, तो बेटा ये एक्सोथर्मिक चेंजेस हैं, इनमें हीट रिलीज होती है। अच्छा, उसके बाद अलावा हाइड्रेशन एंथैल्पी, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी में ये होगा कि आयन जो होगा इंटरेक्ट करेगा वाटर के साथ और एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। बेटा केटाइन और एनाइन रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और इंटरेक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज करता है उस एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन का मतलब होता है इंटरेक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ इंटरेक्ट करना, ठीक है। तो आयन सोल्यूट आयन रिएक्ट विथ interact with water
देखो सोल्यूट जो आयन होगा, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, लिथियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, ये आयन से इंटरेक्ट करते हैं वाटर के साथ। और जितना आयन का साइज छोटा होगा, चार्ज बड़ा होगा, इंटरेक्शन उतनी ज्यादा होगी और हाइड्रेशन एंथैल्पी भी उतनी ज्यादा होगी। तो सोल्यूट आयन इंटरेक्ट विथ वाटर टू रिलीज energy which is called हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयंस, या हाइड्रेशन एनर्जी आप कह दो। और वो डिपेंड करती है साइज पे, चार्ज पे डिपेंड करती है। जिसका साइज छोटा होता है, चार्ज बड़ा होता है, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो भी नेगेटिव की होती है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। जितनी भी देखो आयंस हैं अपने चैप्टर सेकंड के, सॉरी इनके अंदर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर पढ़ा है, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वालों की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी वो नेगेटिव की फिगर में है। सेकंड ग्रुप वालों की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, क्योंकि सेकंड ग्रुप का साइज छोटा होता है और चार्ज बिगर, इसलिए वाटर के साथ इंटरेक्शन भी स्ट्रांगली होती है। और सेकंड ग्रुप में बेरिलियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। फर्स्ट ग्रुप में सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम की है। टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, मगर रहती नेगेटिव साइन में है, फिगर नेगेटिव की होगी। नेगेटिव फिगर में का मतलब एक्सोथर्मिक चेंज है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक चेंज है। अब ऐसी चेंजेस हैं जो एंडोथर्मिक भी हैं, एक्सोथर्मिक भी हैं। ठीक है बेटा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों हैं। बेटा बोथ एंडो एंड एक्सो, ऐसी चेंजेस हैं जो एंडोथर्मिक भी हैं, साथ साथ एक्सोथर्मिक भी हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन एंडोथर्मिक भी है और एक्सोथर्मिक भी है। देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है, अब एक रह गया एक्सोथर्मिक में, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक है। जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच के लिए निगेटिव होगी। उनमें एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है। एसिड और बेस, अब देखो एसिड है HCl प्लस बेस है एक्वस में, ये बनाएगा साल्ट और वाटर। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कौन सी एनर्जी है? एक्चुअली वो एनर्जी है एच आइंस और ओ एच आइंस की। एच आइन प्लस ओ एच आइन मिलकर वाटर बनाते हैं। ये कल भी आपको ने बताया था। ये जो न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी है ना, एच आइन और ओ एच आइन की एनर्जी है ये बेटा। एच आइन पॉजिटिव के, ओ एच आइन नेगेटिव के, ये मिलकर जो वाटर बनाते हैं उन्हीं की एनर्जी है। उनके बनने से एनर्जी रिलीज होती है, साल्ट के बनने से नहीं। मगर क्योंकि साल्ट तो एक्वस सॉल्यूशन में बनता है, ये NaCl कोई सॉलिड थोड़ी बनता है इसके अंदर, ये सॉल्यूशन के अंदर बनता है। मगर ये जो एनर्जी होती है, ये वाटर की फॉर्मेशन है। वाटर किससे बना है? एच आयन और ओ एच आयन से। वाटर एच आयन और ओ एच आयन से मिलकर जो वाटर बनता है उसी की एनर्जी है। हाँ, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन एंडोथर्मिक भी है, एक्सोथर्मिक भी है बेटा। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन देखो, दोनों है।
कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस बन गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 393.5 किलो जूल पर मोल। अच्छा ये तो एक्सोथर्मिक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन की एक्सोथर्मिक है। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस बन गया कार्बन, सॉरी बन गया वाटर। टू 85.8। ये दोनों एक्सोथर्मिक है। अब इंडोथर्मिक भी है, कार्बन सॉलिड प्लस सल्फर । 117 इसकी वैल्यू है। अच्छा इस तरह H2 प्लस I2 HI बन जाता है, ये भी इंडोथर्मिक है। बेटा H2 प्लस I2 HI बनेगा 1 मोल, और ये डेल्टा H प्लस की है, ये भी इंडोथर्मिक है। तो इसका मतलब है जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो इंडोथर्मिक भी है, एक्सोथर्मिक भी है। हीट ऑफ सॉल्यूशन दोनों है बेटा, इंडो भी है एक्सो भी है। हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कंपाउंड को पानी के अंदर जो डिसॉल्व करते हैं, तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको एनर्जी देनी पड़ती है, और खुद कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हीट रिलीज करते हैं। अब अमोनियम क्लोराइड सॉलिड में है, वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे इसको तो अमोनियम आयन भी बन जाते हैं एक्वस में, और प्लस क्लोराइड आयन भी एक्वस में होते हैं, और डेल्टा H जो सॉल्यूशन होगा वो प्लस का है। इसका मतलब है चेंज इंडोथर्मिक है। अमोनियम क्लोराइड का जो डिसोल्यूशन है वाटर के अंदर वो इंडोथर्मिक चेंज है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये गैस में है, वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में। क्लोराइड आयन बनेंगे, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में, डेल्टा H के लिए नेगेटिव। ये बेटा अलग है, ये अलग है, तो ये एक्सोथर्मिक है, ये इंडोथर्मिक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ऐसे ही है, इंडो भी है एक्सोथर्मिक भी है। बेटा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक भी है। नोबल गैस के इंडोथर्मिक है, क्लोरीन के एक्सोथर्मिक है, और सबसे ज्यादा है ही क्लोरीन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। अच्छा, और जो सेकंड ग्रुप वालों की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी पॉजिटिव फिगर में है। ऑक्सीजन की जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो पॉजिटिव फिगर में है, और जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो नेगेटिव फिगर में है। तो ऑक्सीजन में
देखो क्लोरीन में जो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये नेगेटिव फिगर में है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव फिगर में है। थ्री 348 किलो जूल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है क्लोरीन की है। ऑक्सीजन की देख लो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाती है, डेल्टा एच के लिए नेगेटिव है। मगर ऑक्सीजन में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं हम, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में ऐड करेंगे वो एंडोथर्मिक ऐड होता है, ये एंडोथर्मिक है। सल्फर में भी ऐसा ही है, सल्फर में जो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं वो एक्सोथर्मिकली ऐड होता है और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन ऐड करता है वो एंडोथर्मिक ऐड होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, तो ये चेंजेस बेटा थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर से सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि इन सब में या तो हीट रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो ये सारी चेंजेस आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि ये मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने एक चैप्टर के अंदर पढ़ा था और लेट्स एनर्जी हमने दूसरे चैप्टर के अंदर पढ़ा था, ठीक है। अगर हम आगे पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे बोरून हेबर साइकिल जिसमें आयनिक बॉन्ड बनता है, तो उसके अंदर बहुत सारी एनर्जीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन एक और भी आ जाता है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन किसको कहेंगे हम। बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए करेक्ट कौन सा है, मतलब कि करेक्ट जो हीट ऑफ फॉर्मेशन का फार्मूला है वो कौन सा है। अगर इस तरह आपको दिया जाता है सोडियम सॉलिड में है प्लस हाफ मोल क्लोरीन गैस का, ये मिलकर सोडियम क्लोराइड सॉलिड बना लेता है और डेल्टा एच को कहते हैं फॉर्मेशन। ये करेक्ट है इसका, क्योंकि सोडियम सॉलिड का 1 मोल क्लोरीन गैस का हाफ मोल मिलकर सोडियम क्लोराइड का सॉलिड बना रही है, सही है। अगर ये लिखा हो सोडियम गैस और क्लोरीन, ये भी गैस, सोडियम क्लोराइड सॉलिड लिखा हुआ है, तो ये रॉन्ग है बेटा, क्योंकि सोडियम जो हमें नॉर्मली मिलता है सॉलिड फॉर्म में मिलता है। इसका मतलब है स्टैंडर्ड के लिए कंडीशन वही देखनी पड़ेगी हमें कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो सब्सटेंस किस हालत में मिलता है हमें, रूम टेम्परेचर पे। अगर रूम टेम्परेचर पे सोडियम हमें गैस वाले फॉर्म में मिलता है, सोडियम गैस लिख दो, मगर सोडियम तो हमें गैस वाले फॉर्म में नहीं मिलता, हमें रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो ऊपर वाली इक्वेशन ये करेक्ट है बेटा, ये करेक्ट है, मगर ये रॉन्ग है। अगर आपको ये कहा जाए कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ये मिलकर सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनाते हैं और इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन हम कहते हैं, तो ये भी गलत, ये भी रॉन्ग होगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कंपाउंड जो बनेगा उसके एलिमेंट से बनेगा, स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट होंगे, तो ऊपर वाला सही है कलेक्शन। अब ये लेट्स एनर्जी है, ये एनर्जी को हम लेट्स एनर्जी कहते हैं बेटा। इस एनर्जी को सोडियम आयन का 1 मोल क्लोराइड आयन का 1 मोल जो सोडियम क्लोराइड सॉलिड बना रहे हैं, इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे, मगर इसको क्या कहेंगे हम, डेल्टा एच
लेटेस्ट एनर्जी है ये, जो नेगेटिव फिगर में होती है, ये करेक्ट है। ये हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, ये बेटा लेट्स एनर्जी है, जब एक मोल पॉजिटिव आयन का एक मोल नेगेटिव आयन के साथ मिले और सोडियम क्लोराइड सॉलिड बना ले। वो लेट्स एनर्जी के लिए अगर आपको ये कहा जाए, अगर आपको कहा जाए तो भाई लेट्स एनर्जी कौन सी है, सोडियम आयन सॉलिड में, क्लोराइड आयन गैस में, और सोडियम क्लोराइड गैस बन जाए, ये गलत है। इस एनर्जी को लेट्स एनर्जी कहते भी नहीं है बेटा। लेट्स एनर्जी के लिए एक मोल पॉजिटिव आयन का हो, एक मोल नेगेटिव आयन का हो, सॉलिड बना ले वो, तो ये गलत है ना। सोडियम सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, सोडियम आयन होता है गैस वाले फॉर्म में, और जो क्लोराइड आयन वो भी गैस में, और जो सोडियम क्लोराइड मिलता है वो गैस वाले फॉर्म में नहीं मिलता, हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। अगर ये लिखा हुआ है सोडियम आयन लिक्विड में, क्लोराइड आयन गैस में, और NaCl लिक्विड बन जाए, ये भी रॉन्ग है, ये भी गलत है बेटा। लेट्स एनर्जी में एक मोल पॉजिटिव आयन का एक मोल नेगेटिव आयन का गैसेस फॉर्म में होंगे दोनों, और मिलकर सॉलिड बना लेंगे, उस एनर्जी को हम कहते हैं लेट्स एनर्जी। उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहते, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऊपर वाले, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है। अगर आपको कहा जाए तो भाई हीट ऑफ फॉर्मेशन और लेट्स एनर्जी में क्या फर्क है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में अलग चीज है बेटा। हीट ऑफ फॉर्मेशन में एलिमेंट होकर, एलिमेंट जो होंगे वो मिलकर कंपाउंड बना लेंगे। अब एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है सॉलिड फॉर्म में, आई नहीं है, और हाफ मोल क्लोरीन गैस का है, मिलकर सोडियम क्लोराइड सॉलिड बना दे, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है, जिसमें सोडियम क्लोराइड का एक मोल बना है और बना भी उसके एलिमेंट से है, और बाकी सभी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। इसको रॉन्ग का मतलब इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहते, डेल्टा फॉर्मेशन के हिसाब से गलत है। वैसे तो सही है कि सोडियम आयन क्लोराइड मिलकर सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनाते हैं, मगर इसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से गलत है। इसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए कहते हैं लेट्स एनर्जी, उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं लेट्स एनर्जी। तो ये ऐसी वैल्यूज थी जिनको मैंने साथ आपको सबको मिलाकर साथ लिख दिया है। इनमें कुछ एक्सोथर्मिक थी, कुछ इंडोथर्मिक थी, और कुछ ऐसी थी जो एक्सो भी है और इंडो भी है, जैसे हीट ऑफ सॉल्यूशन एक्सो भी है इंडो भी है। जो अच्छा, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था, वो भी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों है, मोस्टली एक्सोथर्मिक है, मोस्टली हीट ऑफ फॉर्मेशन भी एक्सोथर्मिक है, मोस्टली हीट ऑफ फॉर्मेशन भी एक्सोथर्मिक है, मोस्टली जो अपना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो भी एक्सोथर्मिक है मोस्ट केसेस में, ठीक है। और एक और भी आपको मैंने लिखवाया था, हीट ऑफ सॉल्यूशन शायद था, हीट ऑफ सॉल्यूशन में भी सही है, ठीक है, मगर उनमें दोनों हैं, एंडोथर्मिक भी है और एक्सोथर्मिक भी है, ठीक है। अब हमने जो टॉपिक हमने हमारे टॉपिक रहते हैं उनमें बेटा एक रहता है हेसिस लॉ, हेसिस लॉ रहता है, उसके अलावा रहता है हीट कैपेसिटी रहता है, वो सिंध के सिलेबस में नहीं है, पंजाब के सिलेबस में है, हीट कैपेसिटी वो रहता है टॉपिक, दो टॉपिक ये रहते हैं। और इसके अलावा हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, हीट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किस तरह किया जाता है। अब देखो हीट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला, ठीक है बेटा, हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी हम माइनस करते हैं बेटा। हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ कंबशन, अगर आप हीट ऑफ रिएक्शन वैल्यू करना हो, हीट ऑफ कंबशन वैल्यू करना हो, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी हम माइनस करते हैं। प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसमें से रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ
कंबस्शन निकालना हो तो क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का फार्मूला क्या होगा बेटा, ये फार्मूला है। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एंथैल्पी जो प्रोडक्ट की होगी इसमें से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस कर देंगे हम। प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी को क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। सपोज करते हैं आपको ये मालूम करना है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन को जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और डेल्टा एच कंबशन आपको कैलकुलेट करना है। बेटा एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको कैलकुलेट करना है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको मीथेन की कैलकुलेट करनी है, इथेन की, प्रोपेन की, ब्यूटेन की, या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मालूम करना है। तो इक्वेशन आपको दी जाएगी, ये इसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस करनी है आपने। फिर जो प्रोडक्ट है उसमें से रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या करनी है, माइनस करनी है। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैसे निकालेंगे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। ठीक है, अब प्रोडक्ट में ये है डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की डेल्टा फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। बेटा प्रोडक्ट में तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। और वाटर के 2 मोल हैं, तो 2 डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर ये होगा। बेटा वाटर के 2 मोल हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को, माइनस क्या करेंगे, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ मीथेन प्लस 2 मोल ऑक्सीजन के हैं, 2 मोल ऑक्सीजन के हैं, 2 डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। एक बात याद कर लो बेटा, ऑक्सीजन एलिमेंट है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट 0। देखो ऑक्सीजन, ब्रोमीन ये एलिमेंट है, तो इसके लिए एक बात मैं बता देता हूं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज 0। एंथैल्पी फॉर्मेशन जो एलिमेंट की होगी वो 0 होगी, मतलब O2 की 0 होगी, Br2 की 0 होगी। जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो फॉर्मेशन होती है वो 0 होती है। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको लिखनी पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन बेटा आपको लिखनी पड़ेगी कि कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन है 393.5, ये कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन है। और फिर क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन को, वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना हमने। ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ करके बेटा ये 393.5 है, तो सिंध के सिलेबस में इसको राउंड ऑफ करके 394 लिखा हुआ है हर जगह पे। ठीक है, तो ये हम मेथड पढ़ रहे हैं, ये बेटा एक मेथड पढ़ रहे हैं, तो इस अगर वैल्यू को 394 लिखेंगे हम तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैलकुलेशन आसानी के लिए, क्योंकि सिंध के सिलेबस में वैल्यू 394 ही है, और वाटर की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है 286 है माइनस की।
तो वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन 394 हो गई, और वाटर के वाटर नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हीट ऑफ फॉर्मेशन 394 हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल, उसकी वैल्यू 394 हीट ऑफ फॉर्मेशन। वाटर के 2 मोल, और वाटर के 2 मोल की वैल्यू क्या है, 1 मोल की 286 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, माइनस। और मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन, बेटा मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 75 है किलो जूल वैल्यू। सिंध के सिलेबस में इतनी है, 75 पॉइंट समथिंग है, 75 पॉइंट समथिंग है माइनस की। अब मैं इसको 75 अगर पॉइंट लिखी हुई है तो उस पॉइंट को मैं निगलेक्ट कर देता हूं, 75 लिख देता हूं कि कैलकुलेशन के हवाले से, -75 और +2, और ऑक्सीजन की हीट ऑफ फॉर्मेशन 0। नोट कर दो, ये बहुत अहम बात है, ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी। ऑक्सीजन एलिमेंट है और एलिमेंट की स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज 0, ठीक है, इसलिए O2 की 0 होगी वैल्यू। अच्छा, अब ये क्या होगा, 394 ये हो गया, और 286 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 286 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 572 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 75। अब देखो ये इनकी साइन नेगेटिव की है बेटा, इन दोनों की साइन नेगेटिव की है, और ये माइनस का फार्मूले का है, और इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन भी नेगेटिव की है, मगर नेगेटिव और नेगेटिव प्लस के हो जाएंगे। तो इन दोनों को आपने प्लस करना है, इन दोनों को आपने प्लस करना है, 394 भी इसके अंदर प्लस करना है, तो हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 16 और 18, 986 बेटा, 986 होगा इसका वैल्यू, ठीक है। एक मिनट, तो 986 और प्लस 75, प्लस में क्या है बेटा 75, तो 75 जब इसमें से करेंगे प्लस का तो जवाब आ जाएगा 9, और इधर भी क्या आएगा, 1 आएगा, 1 1। ये हीट ऑफ कंबशन है। तो हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ रिएक्शन, उनका मालूम करने का फार्मूला ये है कि रिएक्शन आपको दिया जाएगा, जो को हीट ऑफ कंबशन का भी रिएक्शन दिया गया है, और ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस करनी है। अब देखो प्रोडक्ट के मोल भी कोएफिशिएंट मिलेंगे हम, इसके 1 मोल, तो उसका 1 मोल की हीट ऑफ फॉर्मेशन ली, इसके 2 मोल, इसके 2 मोल की हीट ऑफ फॉर्मेशन हमने ली, ठीक है। उसमें से माइनस किसके क्या करेंगे, रिएक्टेंट की एंथैल्पी करेंगे। रिएक्टेंट में एक मीथेन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तो मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन हमने लिखी, अच्छा 572 से 572 और 394, तो ये होगा बेटा, हाँ 666, 966 है बेटा ये वैल्यू, 966 है ये वैल्यू, ठीक है। तो अब 966 में से 75 अपने माइनस करना है, ठीक है। तो तरीका यही होगा, ये इतने को बड़ा प्रॉब्लम आएगा नहीं, इतना लेंदी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, मगर फिर भी एक फार्मूला है इसका कि आपको फार्मूला तो आना चाहिए कि किसी भी कंपाउंड की अगर किसी भी रिएक्शन की अपने एंथैल्पी मालूम करनी है, तो तरीकेकार क्या है एंथैल्पी निकालने का, एंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बेटा प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि साइन किसकी आती है। अब इसका जवाब किस में आएगा, नेगेटिव साइन में आएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बड़ी है बेटा, जो नेगेटिव की वैल्यू वो बड़ी है, इसलिए ओवरऑल जवाब किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा, ठीक है। इनके अंदर जो पॉइंट्स थी इनको मैंने निगलेक्ट कर दिया है, इनके अंदर जो वैल्यू पॉइंट के अंदर थी उनको मैंने निगलेक्ट कर दिया है, ठीक है, विदाउट वैल्यू पॉइंट के लिखी हमने, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये बेटा हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का फार्मूला ही,
हीट ऑफ कंबशन भी निकाल सकते हो, हीट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हो, इस तरीके से। बाकी आपके दो टॉपिक रहते हैं, इंशाल्लाह कल कोशिश करूंगा कि दोनों टॉपिक हो जाएं, एक हीट कैपेसिटी और हेस लॉ। यूज कीजिए।